नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांशी विहान चैनल पर और मैं हूं मृणालिनी। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। हमने देखा कि न्यूज़ में अभी यूएई और कतर का नाम लगातार छाया हुआ था, लेकिन यूएई और कतर को समझने के पहले हम गल्फ कंट्रीज को समझेंगे, क्योंकि यूएई और कतर गल्फ कंट्रीज में ही आते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत के संदर्भ में गल्फ कंट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम मैप पर गल्फ कंट्रीज को समझेंगे। और ऐसे वीडियोस बनाते समय मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है और इन टॉपिक्स पे बात करते हुए मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई याद आ जाती है। तो आइए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे सामने अभी दो मैप दिख रहा है। पहला मैप एशिया का मैप है। अगर आप मेरी वर्ल्ड मैप सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपने एशिया का पॉलिटिकल मैप देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक मैं दे दूंगी, जरूर विजिट करिएगा। अभी संक्षिप्त रूप से उस पर बात कर लेते हैं। एशिया को अगर कई भागों में बांटे तो इसे हम साउथ एशिया कह सकते हैं। इस पार्ट को साउथ ईस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया, ये नॉर्थ एशिया, ये मिडिल एशिया और ये वेस्ट एशिया। वेस्टर्न कंट्रीज इसे मिडिल ईस्ट एशिया भी कहती हैं। अब इस एरिया के मैप को मैंने यहाँ जूम इन कर लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो भूखंड है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है। ये जो सकरी सी जगह दिख रही है इसे हार्मूज स्ट्रेट या हार्मूज जल संधि के नाम से जानते हैं। तो वह भूखंड जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है इसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये अरब प्रायद्वीप है। अब अगर कोई पूछे कि गल्फ कंट्रीज क्या हैं, तो अरब प्रायद्वीप के वो देश जो पर्शियन गल्फ से लगे हुए हैं और जीसीसी के सदस्य हैं उन्हें गल्फ कंट्रीज कहते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया पर्शियन गल्फ से लगे हैं, पर जीसीसी क्या है? जीसीसी का फुल फॉर्म है द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कई देशों के द्वारा मिलकर बनाई गई एक काउंसिल है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला के वो देश जो पर्शियन गल्फ से लगे हुए हैं उनके द्वारा जीसीसी का निर्माण किया गया। अगर आप देखें तो इराक की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी ही है कि वो पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है, पर इराक जीसीसी का सदस्य देश नहीं है। जीसीसी के कुल 6 सदस्य देश हैं: ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत। इस तरीके से इन 6 देशों को, 6 कंट्रीज को हम गल्फ कंट्रीज के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पे हमने समझ लिया गल्फ कंट्रीज क्या होती हैं। अब एक एक कंट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ओमान की बात करें तो ये एक बहुत पीसफुल कंट्री है। यूएई की बात करें तो 7 एमिरेट्स से मिलकर के यूएई बना हुआ है। कतर की बात करें तो यहाँ पर ऑयल से ज्यादा नेचुरल गैस के भंडार हैं। बहरीन, सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में 33 द्वीपों का एक समूह है। सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ा देश है और मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया में ही हैं। कुवैत की बात करें तो कुवैत को हॉलीवुड ऑफ गल्फ भी कहा जाता है। दुनिया की हाईएस्ट वैल्यू करेंसी यहीं की है, हमेशा टॉप 5 में रहती है। तो हमने मोटे तौर पे गल्फ कंट्रीज के बारे में जान लिया। तो अभी तक हमने गल्फ कंट्रीज की बात की। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में गल्फ कंट्रीज की, मतलब भारत के गल्फ कंट्रीज के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज़ादी के समय से लेकर के 1991 तक की बात से। 1991 तक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्षता की नीति थी। और हम जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज वाला जो ये इलाका है इसमें अमेरिका और रूस का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था, जिस कारण भारत ना ही अमेरिका के गुट को ज्वाइन करना चाहता था ना ही रूस के गुट को। तो भारत की तरफ से गल्फ कंट्रीज के लिए रिश्ते बहुत उदासीन से ही थे, मतलब इधर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था। इसके पीछे कुछ और भी कारण थे। भारत अभी नया नया आज़ाद हुआ देश था, तो ऐसा लग रहा था कि हमें अभी अपने आंतरिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भारत की विदेश नीति में साउथ एशियन कंट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे समय क्रम में आगे बढ़ते हैं और आती है यूपीए की गवर्नमेंट। यूपीए की गवर्नमेंट में थोड़ी सी पॉलिसी चेंज होती है और गल्फ कंट्रीज के साथ अब औपचारिक संबंध बनने शुरू होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो 2005 से 2014 तक
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा 10 साल में 3 से 4 बार दौरा किया जाता है गल्फ कंट्रीज का। और फिर आगे बढ़ते हुए जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो एनडीए की गवर्नमेंट में विदेश नीति में हमें काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। और अब भारत की विदेश नीति में गल्फ कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 बार लगभग विजिट कर चुके हैं गल्फ कंट्रीज का। और औपचारिक संबंधों से एक कदम आगे बढ़कर के अब नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ताएं शुरू हो गई हैं, जो देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट बढ़ गया है। और उदाहरण के तौर पे देखें तो अभी I2U2 नाम का एक ग्रुप तैयार किया गया है अक्टूबर 2021 में। इसके सदस्य देश हैं इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। और 14 जुलाई 2022 को इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया है कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के मामले में इनका उद्देश्य है नई पहल पर सहयोग करना। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बड़ा की जगह अब हम मिलकर आगे बढ़ने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे उदाहरण के रूप में देखते हैं IMEC को। अगर आपको याद हो कि अपने G20 वीडियो में मैंने ये बताया था कि अभी 2023 के G20 समिट में जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, उसमें भारत के द्वारा IMEC नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जो चाइना के प्रोजेक्ट BRI के विकल्प के रूप में दिया गया था। IMEC का फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसमें इंडिया से लेकर के मिडिल ईस्ट के देशों से होते हुए यूरोप तक एक ऐसा कॉरिडोर या रास्ता तैयार करना है जो सामान इधर से उधर आराम से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है कॉरिडोर तो फिर इसे साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए ईस्ट एशिया तक जोड़ने का प्लान है। अब BRI क्या है, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वीडियो की लंबाई का भी ध्यान देना होता है। तो BRI वर्सेस IMEC पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ वहाँ विजिट ज़रूर करिएगा। IMEC में हम देख रहे हैं कि इंडिया मुंबई या गुजरात से होते हुए सामान फिर यहाँ UAE में एक पोर्ट बनना है, फिर सऊदी अरेबिया से होते हुए, इजराइल से होते हुए यूरोप तक चला जाएगा। तो बिना देशों के सहयोग के ये काम संभव नहीं है। और जब मिल के इन्होंने एक किसी प्लान पे हामी भरी है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके बीच के संबंध ठीक ठाक चल रहे हैं। और भारत की तरफ से गल्फ कंट्रीज के रीजन में हम एक और कूटनीतिक दृष्टिकोण देख पा रहे हैं कि भारत इजराइल और अरब देश दोनों के साथ अच्छे संबंध बना के चल रहा है, जबकि इजराइल और अरब के बीच में आपस में अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। इसका उदाहरण तो हमने अभी मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप विवाद के समय देखा, जब इजराइल की तरफ से भारत को खुला ऑफर दिया गया कि अगर भारत चाहे तो इजराइल यहाँ के समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए तैयार है। ये रहा इजराइल और भारत का संबंध। और अरब देशों के साथ भारत के संबंध की बात करें तो वो तो हम इस वीडियो में ही देख रहे हैं कि वो कैसे सुधरते चले जा रहे हैं। इस लाइन में हम कह सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज के साथ भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की साझेदारी बढ़ी है। इस साझेदारी के बढ़ने से गल्फ कंट्रीज और भारत दोनों को ही फायदा होने वाला है। साथ ही साथ भारत के लिए एक बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ पर चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को रोका जा सकता है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। मैंने अभी आपको हार्मुज स्ट्रेट के बारे में बताया। तो हार्मुज स्ट्रेट को ऑयल शिपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रास्ता माना जाता है। यहाँ बड़े मैप में देखिए, ये इसको मैंने बताया था, ये हार्मुज स्ट्रेट है जो सकरा सा रास्ता है। तो छोटे मैप में देखेंगे कि हार्मुज स्ट्रेट कैसे ऑयल शिपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रास्ता है। ऑयल शिपमेंट यहाँ से निकलती है और फिर देशों तक पहुँचती है। स्पेशली ये चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी यहाँ से ये ऑयल शिपमेंट निकलती है मलक्का स्ट्रेट होते हुए, फिर इस रास्ते होते हुए चाइना तक पहुँचती है। तो अपनी इसी दूरी को कम करने के लिए चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत।
अब यहाँ पे अगर ग्वादर पोर्ट डेवलप हो जाता है तो फिर चाइना का हस्तक्षेप, चाइना की पहुँच यहाँ अच्छी खासी हो जानी है। तो फिर भारत का संबंध गल्फ कंट्रीज़ के साथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और भारत की गल्फ कंट्रीज़ के साथ बढ़ती हुई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक साझेदारी के ही क्रम में अभी कतर और यूएई के संबंध में जो मुद्दे न्यूज़ में छाए रहे वो हमें देखने को मिले। तो अब आगे हम बात करेंगे अभी करंट अफेयर्स के तहत भारत और यूएई और भारत और कतर के रिलेशंस पर। और अब बात करें इंडिया यूएई रिलेशंस की, तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि 1873 से 1947 तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। पर उस समय यूनाइटेड अरब अमीरात्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि अलग अलग छोटे छोटे अमीरात्स होते थे जिनके हेड को अमीर कहा जाता था। फिर 1971 में 6 एमिरेट्स ने मिलकर के यूएई का निर्माण किया और 1972 में इसे एक और 7वें एमिरेट ने ज्वाइन कर लिया। तो आज की डेट में यूएई में कुल 7 एमिरेट्स हैं। मतलब यह कह सकते हैं कि 7 एमिरेट्स को मिलाकर के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई का कॉन्सेप्ट आया। और यूएई की कैपिटल सिटी आबू धाबी है। और यूएई के एमिरेट्स की अगर बात करें तो आबू धाबी ही सबसे बड़ा और वेल्दीएस्ट एमिरेट है यूएई का। इसके बाद बात करते हैं हम यूएई और भारत के संबंधों की। तो यूएई खाड़ी देशों में भारत का सबसे पक्का दोस्त बन गया है। यूएई ही पहला देश है जिसने कश्मीर में निवेश किया और आर्टिकल 370 पर भी यूएई ने भारत का समर्थन किया। फिर 2022 में भारत ने पहली बार यूएई के रूप में किसी मुस्लिम देश से प्रीपेड एग्रीमेंट किया था। और 2023 में यूएई ने डॉलर को छोड़कर रुपए और दिहरम में व्यापार करने में हामी भरी थी। दिहरम यूएई की करेंसी है। फिर 2024 में भारत और यूएई दोनों जलवायु परिवर्तन पर एक साथ काम करने जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 13-14 फरवरी को यूएई के दौरे की। इस दौरे के 3 मुख्य बातें रहीं। पहला, अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन। दूसरा, दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखना। और तीसरा, आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की शुरुआत, जिसके लिए हामी तो G20 2023 समिट में ही भर दी गई थी देशों के द्वारा, पर उसके बाद इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ जाने के कारण ये काम ठंडे बस्ते में चला गया था। तो इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के अमीर दोनों लोगों ने मिलके और घोषणा कर दी है कि आईएमईसी के संबंध में जो भी व्यवहारिक कार्य किए जाने हैं उसकी शुरुआत ये दोनों लोग अब कर देंगे। तो ये एक बड़ी पहल है आईएमईसी को लेकर के। तो अब सबसे पहले हम उस मंदिर की बात करेंगे जो यूएई के अबू धाबी में बना है और जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। यह मंदिर बीएपीएस संस्था द्वारा बनाया गया है। स्वामी नारायण जी का मंदिर है ये। इसे उत्तर भारत की मंदिरों की शैली नागर शैली में बनाया गया है और इसके 7 शिखर यूएई के 7 एमिरेट्स को दिखाते हैं। और यहाँ पर गंगा यमुना नदी के जल को डाल करके एक वाटर बॉडी तैयार की गई है जिसके घाट को काशी के घाट जैसा बनाया गया है। और इस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसे पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जा रहा है और ये खाड़ी देशों का, दूसरे शब्दों में गल्फ कंट्रीज का पहला हिंदू मंदिर है। और कुछ और खास बातें हैं इस मंदिर की जिसे जान लेते हैं। जैसे इस मंदिर के लिए जमीन का दान दिया है एक मुस्लिम राजा ने और जो इसके मुख्य वास्तुकार हैं वो कैथोलिक ईसाई हैं और परियोजना प्रबंधक सिख हैं। संस्थापक डिजाइनर बौद्ध हैं। निर्माण कंपनी है पारसी समूह से, पारसी ग्रुप है और निदेशक इसके जैन परंपरा से हैं। किसी मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का निर्माण होना बहुत बड़ी बात है। तो इस मंदिर की विशेषताएं बताते हुए मुझे तो यही समझ आ रहा था कि शायद हम इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं कह सकते हैं बल्कि इसे एक संस्कृतियों का मिलन स्थल कह सकते हैं। और अब बात करते हैं भारत मार्ट की, जिसकी आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दुबई में रखी गई है। भारत मार्ट ड्रैगन मार्ट के ही तर्ज पर बनाया गया है। ड्रैगन मार्ट चाइना का है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इतना बड़ा मार्ट है कि यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो भारत मार्ट है तो वहाँ पर भारत की ही चीज़ें मिलेंगी और भारत मार्ट से ये चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तर्ज पर सेल की जाएंगी। तो
और उम्मीद है कि भारत मार्ट 2025 से फंक्शनल हो जाएगा। और भारत मार्ट के खुलने से यूएई और भारत दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है। जैसे हम जानते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग यूएई में रहते हैं, तो वो लोग अपने देश का सामान खरीदना चाहेंगे, और जब वो लोग ये सामान खरीदेंगे तो इससे यूएई की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। साथ ही साथ भारत के उन सामानों को बड़ी आसानी से पब्लिसिटी मिलेगी दुनिया में, उनकी पहुंच हो जाएगी दुनिया के कोनों कोनों तक। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं साफ तौर पे कि पहले जहाँ गल्फ कंट्रीज को सिर्फ उनकी ऊर्जा रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था, आज की डेट में ऊर्जा से इतर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरीके की साझेदारी कर रहे हैं। अब बात करें भारत कतर के संबंधों की, तो पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई जो कतर के द्वारा की गई अभी 12 फरवरी को, वो भारत और कतर के संबंधों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा। 12 फरवरी को जब भारत के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। तो अब वो कहानी जान लेते हैं जिसके चलते इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये पूर्व भारतीय नौसैनिक तेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी में काम करते थे, और ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। हालांकि इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जब अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी का कारण कभी कतर की तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ लोकल और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से इन पर कुछ संवेदनशील जानकारियों को इजराइल से शेयर करने का आरोप लगाया गया था, और इन्हें 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सजा सुना दी गई। तब से लेकर के लगातार भारत सरकार कतर सरकार के साथ वार्ता कर रही थी, और पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के पीछे लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बहुत बड़ी भूमिका है। तो एनएलजी की क्या भूमिका है इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के पीछे, आइए इसको भी जान लेते हैं। तो अब इसके लिए हम चलते हैं ईयर 99 में। 31 जुलाई 1999 को भारत के द्वारा कतर के साथ गैस के आयात को लेकर के एक समझौता हुआ था। ये समझौता भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ की थी, और ये समझौता किया गया था 2028 यानी 2028 तक के लिए। फिर अभी पिछले साल इस समझौते को रीन्यू किया जाना था, और इस समझौते को रीन्यू किया जाता इसके पहले ही पूर्व भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी हो जाती है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद भारत और कतर के संबंधों में थोड़ी खटास आना तो लाजमी था, और फिर इस समझौते को रीन्यू करने से पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कंपनी ने मना कर दिया। और इसी बीच फिर भारत अफ्रीका की एक कंट्री मोजाम्बिक के पास चला जाता है, और प्राकृतिक गैस को लेकर के मोजाम्बिक के साथ भारत के द्वारा मिलकर काम शुरू कर दिया जाता है। अब इससे कतर को भी झटका लगना स्वाभाविक था, और फिर इसी क्रम में अभी दोनों देशों के संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे। तभी लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में COP28 सम्मेलन जो दुबई में हुआ था, उसमें उस सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर से मिलते हैं, और आपस में इन लोगों में जो भी बात होती है उसके कुछ समय बाद ही भारत और कतर के बीच में अगले 20 सालों के लिए एक समझौता होता है, जिसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। इसके तहत भारत कतर से 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। और ये मैं बता दूं कि ये समझौता 31 जुलाई 1999 को हुए उसी समझौते का रीन्यूअल था जो 2028 तक के लिए किया गया था, और अब ये नया समझौता अगले 20 सालों के लिए होगा जो 2028 से शुरू होगा। ये समझौता इसलिए भी और महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि इसमें आयात काफ़ी कम कीमत पे किया जा रहा है, और इस समझौते में अगले 20 सालों के दौरान तकरीबन भारत 6 अरब डॉलर बचा सकता है। पहले कतर एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक था, पर अब अमेरिका ने इसे पीछे छोड़ दिया है। एक बात और बताते चलती हूँ कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का उपयोग बिजली, उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है, और इस समझौते के ठीक एक हफ्ते बाद ही पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई का ऐलान कर दिया जाता है कतर के द्वारा। इस तरीके से हमने ये देखा कि भारत ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके कितने बेहतर तरीके से पूर्व भारतीय नौसैनिकों को भी छुड़ा ले आए, और जो डील की गई उसमें भी कुछ
बार्गेनिंग करा ली। तो इसलिए ही इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। और अभी 13-14 फरवरी को जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई गए थे मंदिर के उद्घाटन के लिए और भारत मार्ट के आधारशिला के लिए, उसके बाद वहीं से फिर कतर की भी यात्रा डिसाइड की गई और वहाँ कतर में पहुँचने पर कतर के अमीर तमीर बिन हमद से उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोहा में दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई और 8 भारतीयों की रिहाई के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कतर दौरा था पहली बार। फाइनली फिर हम यही कह सकते हैं कि यूएई के दौरे पर गए मोदी जी के स्वागत के लिए यूएई के द्वारा तैयार किया गया अल्हान मोदी कार्यक्रम हो, चाहे कतर के दौरे पर गए मोदी जी के लिए कतर के द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमने देखा, स्पेशली कतर के संबंध में, कि कैसे उतरती चढ़ती परिस्थितियों में भी भारत ने अपनी कूटनीतिक दक्षता का परिचय देते हुए अपने रिश्तों को बेहतर से बेहतर बनाया। बस इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर आप इसे अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।